नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फैक्ट पर। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि लेखांकन के जो हमारे पास सिद्धांत हैं और उसकी जो परंपराएं कन्वेंशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपका एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स, एचटेट, ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स और सीईटी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखिए सर, हमारे पास जो भी प्रिंसिपल्स हैं तो वो क्यों हैं, उसका जो को मतलब होता होगा तो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं सर? तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। भाई ये क्या है? ये नियम हैं, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, विच एक्सेप्टेड बाई ऑल अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको दुनिया के हर एक अकाउंटेंट ने, यानी कि हर देश के अकाउंटेंट ने इनको एक्सेप्ट करा हुआ है। तो सिंपल वे में हम इनको कहते हैं गैप्स। क्या कहते हैं? गैप्स, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं सर, चलो सेट ऑफ रूल्स है, सारा हिसाब किताब, लेकिन अब बात करें, बोले सर ये बनते कैसे हैं? तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेखांकन के अंदर बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं यार, कि भाई अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग बिजनेस अपने अकाउंटिंग को अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं, जिनके अंदर कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी की जो फीचर्स हैं वो अनअवेलेबल हो जाती है। तो हम क्या करें कि हम एक सिमिलैरिटी, एक सिमिलर पैटर्न सभी को दे सकें। तो देखिए ध्यान से, तो दीज प्रिंसिपल्स, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप हुए हैं, यानी कि इनका विकास हुआ ओवर ए कोर्स ऑफ पीरियड, एक समय के साथ साथ, यानी कि बहुत लंबा समय इनको बनने में लगा। और दूसरी बात कहता है कॉमन एक्सपीरियंस, भाई सामान्य से जो सभी को अनुभव थे उनके आधार पर, और हिस्टोरिकल जो हमारे पास है प्रेसिडेंट्स, यानी कि हिस्टोरिकल रीजंस के कारण, और स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, इन सभी के एफर्ट्स के बाद हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्रिएट कर पाए, बना पाए। ठीक है, तो सिंपली वे में अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स विच आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री, जनरली वी कॉल देम गैप, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बोले सर हमने नियम के बारे में पता तो कर लिया कि हाँ ये नियम है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं बताओ सर। तो सबसे पहला बात, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, यानी कि देयर आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब, यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है भाई एक रूपता। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, एक कमेंट यहाँ पे आया, बोले सर हिंदी में बताइए। तो श्रीमान, हिंदी में हम लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि हमारा फ़ोन हिंदी फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है? अब भाई थोड़ा सा टेक्निकल डिसएडवांसमेंट की बात आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, अभी जो है सो है, लेकिन हाँ इतनी गारंटी है भाई साहब, पूरा करके देंगे आपको। लिखा हिंदी में है लेकिन बताएंगे ज़रूर आपको हिंदी में, इंग्लिश में है लेकिन बताएंगे आपको ज़रूर हिंदी में उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास, बोले सर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल, यानी कि वे ऐसे रूल्स हैं जो हर जगह पे यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई ये ऐसे नियम हैं, ऐसे एक समान नियम हैं जिनके बेसिस पे जो सेट ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर एक रूपता आती है, उनके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि हमारे पास उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहली इसकी फीचर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास, दीज आर मैन मेड। जी हाँ, ये कोई आसमान से टपके हुए नहीं है, ना ही प्रभु इनको बना के गए, मैन मेड है भाई। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे मैन मेड हैं। ठीक है, लोगों ने अपने अनुभव, अपने जो है कि भी कॉमन एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे इनको यहाँ पे बनाया है। इनको लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि दीज आर द एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बने हुए हैं भाई। ठीक है, और यूँ कहा जाए कि भी इनको हर जगह पे एक जैसा लागू भी नहीं किया जा सकता, इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है फ्लेक्सिबल,
भाई हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, यही तो बात मैं पिछले पॉइंट पे कह रहा था। ये ऐसा नहीं है कि लकीर का फ़कीर, जो काम पहले जैसे होता आ रहा था वैसे ही होगा, जी नहीं। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप अपनी नीड, अपनी ज़रूरत, अपनी प्रैक्टिस, अपनी जो पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग ईज़िली मॉडिफ़ाई कर सकते हो। यानी मॉडिफ़ाई क्या करना था, मतलब इनमें से कुछ को एक्सेप्ट करो, कुछ को नहीं करो, क्योंकि एक प्रिंसिपल एक बात को कहता है तो उसके बदले दूसरा प्रिंसिपल भी तो है जो उसी के एंटी बात बोलेगा, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ कर लेना। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कहता है कि भाई जैसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके वहाँ पे हैं, जैसी आपकी आवश्यकता है, आप उस तरीके से इनको ईजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है भाई टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए सर, हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, उनको अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज कर दिया गया दो कैटेगरीज में। पहला हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आ गया, दूसरा हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस आ गया। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर है जी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि आजीवन चलने वाली या लंबे समय तक चलेगा बिजनेस। कंसिस्टेंसी यानी कि एक रूपता। फिर एक्रूवल बेसिस यानी कि वो बताएंगे आपको। यानी कि ओवरऑल हमारे पास ये 11 इधर जो हमारे पास है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और 3 हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, यानी कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इनका मतलब और इनका डेफिनेशन है वो आपको अगली स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहला कॉन्सेप्ट है, यानी कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा हमेशा, एक लंबे समय के लिए। सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हो तो आप ये सोच के करते हो क्या कल को मैंने इसको बंद करना है? आप यही तो सोच के शुरू करते हो ना कि भाई मैंने बिजनेस को लंबे समय तक कंटिन्यू करके रखना है। क्लियर? अब गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट का कुछ इम्पैक्ट पड़ा हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स के कारण। पहला, इस कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस अब एबल हो चुके थे, यानी कि बिजनेस अब सक्षम हो चुके थे कि वो अपने फिक्स्ड असेट्स को अपनी बैलेंस शीट में शो करें। बैलेंस शीट में शो करें सर, फिक्स्ड असेट्स को समझे नहीं? तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस है वो शॉर्ट रन के लिए रन किया गया, यानी कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो वो ऐसी असेट्स परचेज ही क्यों करेगा और उनको दिखाएगा ही क्यों जिनको वो कई सालों तक इस्तेमाल करता रहता है? तो जिन असेट्स को कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, उन असेट्स को भी उसको अपना एक ही, या आपने मान लिया 10 दिन का बिजनेस किया तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको अपने खर्चा दिखाना पड़ेगा अपना कि भाई हाँ इतना खर्चा मेरा हो गया, तो ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही अब जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने में कैपेबल हो पाया। जैसे कि भी लोन्स चाहिए लॉन्ग टर्म, कैसे मिले? तभी तो मिले ना जब लोगों को ये फील होगा कि भी हाँ ये बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा। अगर 2 दिन बाद बंद होना है तो कौन उसको पैसे देगा? समझदार हैं आप। नेक्स्ट, इट आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू राइट एंड प्रिपेयर एक्सपेंसेस। भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिख पाना, इनको रिकॉर्ड कर पाना, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही हो पाया है। अगर यहाँ पे मान लीजिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनके बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेंगे उनको तो हम कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। क्लियर है? तो इनमें से जो एमसीक्यूज बनेंगे तो चिंता ना करें, एमसीक्यू की क्लास आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल रमेश चौहान ISR पे मिल जाएंगी। ठीक है, पहली क्लास जो मैंने आपको दी है उसके ऑल एमसीक्यूज जो है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। हालांकि वो क्लास मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, लगभग 20 क्वेश्चन की, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन उठे हैं वो काफ़ी यूँ कहा जाए कि भी लेंथी वीडियो बनने वाली है, बनी है, और यूँ कहा जाए कि भी उसमें हमने लगभग 30-35 के आसपास क्वेश्चन जो है वो इसके लिए हैं। धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप इस बात से चिंता मुक्त रहिएगा कि हमको यहाँ पे कोई थोड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या प्रैक्टिस सेट कम होने वाला है। आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर होगी और आपका कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे इजीली समझाया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है एक रूपता, यानी कि लगातार। लगातार आप इसको कह सकते हो। मतलब क्या है सर? मतलब ये है जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग मेथड आपने पहले साल यूज़ कर लिया, आपने उसको लगातार यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपने पहले साल ए मेथड यूज़ करा, उससे अगले साल आपने बी मेथड यूज़ कर लिया, उससे अगले साल आपने सी मेथड यूज़ कर लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपने अगर एक बारी ए मेथड यूज़ कर लिया तो ए को ही कंटिन्यू करिए।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे को कंसिस्टेंसी। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो बुक ऑफ अकाउंट्स है ना, क्या, ध्यान से सुनिए, इम्पैक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ऐसा करने से हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें कंपैरिजन की कैपेबिलिटी आ गई भाई। अब कंपैरिजन कर सकते हैं हम। अगर मान लो, छोटी सी बात है भाई, क्या आप, मैं कहूँ आपको कि आप काले रंग को सफ़ेद से कंपैरिजन करो तो आप उनमें अंतर तो कर सकते हो, लेकिन उनके अंदर कुछ समानताएं नहीं बता सकते आप। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब समानता प्लस अंतर, दोनों को एक साथ देखा जाता है, सिर्फ अंतर नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों को एक साथ करना है तो उनमें कुछ समानताएं, यानी कि भी कुछ सिस्टम यहाँ पर एक जैसा रखना चाहिए। अगर बिल्कुल ही अलग अलग है, अब सीधी सी बात है यार, आप मगरमच्छ में और कुत्ते में कंपैरिजन थोड़े ना करोगे। समझ में आई बात, क्योंकि वो किसी और नेचर का बंदा है और कुत्ता किसी और नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग भाई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब आपकी सेल्स हो जाएगी, या आप जब सर्विसेज दे चुके होते हो, या फिर आप यूँ कहा जाए कि भी आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर चुके हो। ठीक है, अब इंतज़ार नहीं करना कि कैश कब मिलेगा, ये बात इस कॉन्सेप्ट के तहत आती है कि आप अपनी सेल्स को सेल्स कब मानोगे, आप उसको अपना रेवेन्यू कब दिखाओगे, उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में कब लिखोगे। तो बोले तुरंत, एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तुरंत बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उसके बदले हमको कैश मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी कि बिजनेस को मालिकों से अलग समझा जाता है। आपको बता दें, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, ठीक है भाई, पार्टनरशिप की, तो इन दोनों में एक समानता आ जाती है। बोले क्या, कानून तो कहता है कि ये एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि साझेदार अलग व्यक्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग कहती है देखो भाई, अगर मैंने मालिकों में और यूँ कहा जाए बिजनेस में फ़र्क नहीं किया ना, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल, यानी कि कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन से खर्चे मालिक के पर्सनल हैं और कौन से खर्चे बिजनेस के हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया, जिसके कारण हमारा अकाउंटिंग क्या कहता है, ऑनर के खर्चों को रखो साइड में और बिजनेस के खर्चों को रखे साइड में, यानी कि दो अलग अलग व्यक्तित्व है। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अपने नाम से असेट्स परचेज कर सकता है, अपने नाम से बिजनेस जो है कि भी बिजनेस डील कर सकता है। ठीक है, वो सब कुछ अपने नाम से कर पाएगा। अगर ये ना होता तो सारे के सारे काम बिजनेस ऑनर इसके नाम से ही होते, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में होता है। क्लियर, इन सिंपल वर्ड्स, ऑनर आर कंसिडर्ड एज द इंटरनल क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। सिंपल वे में कहा जाए तो जो मालिक होते हैं ना, उनको व्यवसाय का आंतरिक क्या कहा जाता है, क्रेडिटर, लेनदार कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या उन्हीं लेन देनों को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखें यहाँ पे, ये हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन होती है, या मतलब कॉमन तो नहीं होती, मतलब देखने में कॉमन होती है, और वो है ईयर। अब किसी देश में जो साल है ना वो 1 जनवरी को शुरू होता है, किसी देश में एक साल है वो, जैसे कि चाइना के अंदर इनका तो अलग ही चलता है भाई, ये जुलाई अगस्त के आसपास जाके इनका जो है ईयर बदलता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा ईयर है ना वो कितना है भाई, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च के 31 को ख़त्म होता है। मतलब क्या, समझिए, the entire life of the business organization is divided into the intervals for measurement of profit of the business। भाई व्यवसाय का सही प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैंने जानना है तो मैंने सारे बुक ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होगा, उसको बेचना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तभी कर पाऊंगा। लेकिन बिजनेस को तो सर मैंने लंबे समय तक चलाना है, तो क्या करा, उसकी पूरी लाइफ को इंटरवल्स में तोड़ दिया।
भाई कुछ टुकड़ों में तोड़ दिया और हर टुकड़े को नाम दिया गया एक फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर मतलब 12 महीने की अवधि, ठीक है। अब ये 12 महीने की अवधि बोला मैंने, ध्यान से रुक लेना, क्यों? क्योंकि ये 12 महीने की अवधि कहीं पे किसी दिन से शुरू होती है और कभी ख़त्म। हमारे यहाँ पे ये 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को ख़त्म। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा एंड होता है। बोले इंडिया के अंदर जो हमारे पास या बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड जो है कि भी लाया गया, वो किस कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया? तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी असेट्स रिकॉर्ड करी जाती है, जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनको उनकी कॉस्ट पे, यानी कि जिस रेट पे, जिस प्राइस पे उनको एक्वायर करा गया है, उसी प्राइस पे उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान से, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमको चाहिएगी मार्केट वैल्यू। क्या चाहिए हमको? मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू को क्या फाइंड आउट करना आसान है क्या? पहले दुकान पे जाओगे तो वो चीज़ आपको 100 रुपये की बताएगा, उससे अगली पे चले जाओगे तो हो सकता है आपको 90 की मिल जाए, तीसरी पे जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको 200 का रेट मिले, चौथी दुकान पे जाओगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे 150 का रेट मिले। तो अब कन्फ्यूजन ये है, असली रेट किसको माने? 100 को माने, 200 को माने, 90 को माने, 150 को माने? तो मार्केट रेट तो फ्लक्चुएटिंग है ना सर, तो उस रेट के ऊपर तो चीज़ों को दिखा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो उसको हम तय कर सकते ना कुछ। तो इसीलिए बिजनेस के अंदर जो भी असेट्स हैं उनको सामान्य तौर पर बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है उसी कीमत पर जिस कीमत पर उनको खरीदा गया है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह लो, इसका दूसरा नाम जो है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है। हिस्टोरिकल हटा के अगर बात करें तो सिर्फ कॉस्ट कॉन्सेप्ट अगर हो तो तब इसका मतलब यही है भाई, ठीक है, तब भी इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो कहता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, तो कुछ लोगों ने इसको सही माना, कुछ ने कहा कि नहीं नहीं इसमें कुछ लूप होल्स हैं। तो जिन्होंने सही माना उनके अकॉर्डिंग तो देखिए, जो कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस चीज़ पे एक्वायर किया, तो उस कॉस्ट को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं वो उस बिल के थ्रू, जिसके नाम से वो पर्ची और जो सामान खरीदा उसका बिल हमारे पास आया होगा, तो उसकी कॉस्ट को हम बिल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको जस्टिफाई किया जाता है कि जो व्यवसाय का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही सही मानता है। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स, उनको काफ़ी डिटरमाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये कुछ रीज़न हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही बेटर मानते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति बोले भाई देखो बेटर तो अपनी जगह पे, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो सबसे पहला भाई, जो असेट्स हमने खुद से जनरेट कर ली उनको तो बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं जाता। ये AS जो है आपका AS 26 कहता है सेल्फ जनरेटेड असेट्स को हम बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह नहीं देते। अब जो असेट्स हमने खुद से जनरेट कर ली, यानी कि खुद से बना ली, खुद से क्रिएट कर ली, उन असेट्स की तो कोई कीमत ही नहीं, तो उनको बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखे कैसे? बड़ी समस्या आ गई भाई। दूसरा, मेक रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो भाई, इन्फ्लेशन के टाइम पे, महंगाई के दौर में हमारी जो वस्तुएं हैं वो कितने की, वो मान लो 100 की खरीदी थी, तो उनकी कीमत है ना 5 साल बाद भी कितने की दिख रही? वहाँ पे 100 की दिख रही सर, 100 रुपीज़ 100 की दिख रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण अब उस वस्तु की कीमत तो बढ़ रही है ना, तो जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, और पॉजिटिवली भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नेगेटिवली। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, नेगेटिवली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रॉफिट्स तो आपको बढ़े हुए दिखेंगे लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रही होंगे, सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। भाई ये हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो ऐतिहासिक लागत है, जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को सही निर्णय लेने में मदद नहीं करती। इन्वेस्टर और क्रेडिटर जो है ना वो नहीं करते। अब सिंपल सी बात है भाई, एक बंदा लग गया कहने, बोले यार हमारे दादा परदादा राजे महाराजा हुआ करते थे, भाई आज तो नहीं है ना। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन, पुराना क्या हुआ उस इन्फॉर्मेशन का आज तो मेरे लिए कोई काम नहीं है ना। तो बस सिंपल सी बात यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि
अगर एक अकाउंट, ध्यान दें, कोई भी एक लेन देन है तो वो कम से कम कितने 2 अकाउंट्स को प्रभावित करेगा। अगर एक अकाउंट में कुछ आ रहा है तो उतनी ही अमाउंट का किसी दूसरे अकाउंट से चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक अकाउंट में अगर कुछ आ रहा है तो दूसरे किसी अकाउंट में से उतनी ही राशि का अमाउंट कट जाएगा। अगर एक अकाउंट किसी अमाउंट से डेबिट हुआ है तो ज़रूर से भी ज़रूर कोई दूसरा अकाउंट उसी अमाउंट से क्रेडिट भी हुआ होगा। ये हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई भी लेन देन है वो कम से कम कितने खातों को प्रभावित करता है? बोले 2 को। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करता है जी रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है, तो आपने एक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो उसी को हम यहाँ पे कई बार रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्रूवल कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली कहता है, लेकिन यहाँ पे कहता है भाई रेवेन्यू को रिकग्नाइज कब करेंगे। तो 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम बात करें बोले जब कैश मिले तब, या हम कहें बोले भाई जब सेल हो जाए, ट्रांजैक्शन पूरी हो जाए तभी। तो 2 चीज़ हमारे पास है। तो देखिए ध्यान से, इसमें कहता है रेवेन्यू इज़ डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। भाई रेवेन्यू को तभी रेवेन्यू मानेंगे जब या तो जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो किसको? परचेजर को, यानी कि बायर को, या फिर ऐसे मान लो कि भी जो भी लीगली लाइबिलिटी उसकी बन जाए, यानी कि उसने जो पेमेंट देनी है हमको वो चीज़। यानी कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो बोले सर जो भी हमारा रेवेन्यू है हम उसको उसी वक्त रेवेन्यू मान लेंगे जब हमारी सेल हो जाएगी, या दूसरे बंदे को यानी कि बायर को जब कानूनी रूप से हम लायबल मान लेंगे कि भी हाँ इसने हमारी पेमेंट करनी है, तो उसी वक्त उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया जाएगा। हाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा? कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज टोटली कैश बेसिस पे चलती हैं, उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज तभी होता है जब कैश मिल जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने से वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे ओनली ऑन कैश। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास फिर कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सपेंसेस और एक होता है हमारे पास रेवेन्यू। ठीक है भाई, रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को आपस में मैच कराया जाता है। इन शॉर्ट कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, expenses are matched with the revenue of the business to find out the actual net profit or the loss of the business। भाई हम कुल खर्चों में से कुल रेवेन्यू में से कुल खर्चों को घटाएंगे और उसी का रिजल्ट तो हमको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, है ना श्रीमान। तो यही हमारे पास क्या आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। भाई हमने अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से घटा के एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कहते हैं भाई एक किस्म से यूँ कहा जाए कि उद्देश्य परक कह सकते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना चाहिए हमको पर्सनल बायसनेस से अलग होके, यानी कि हमारे जो व्यक्तिगत मामले हैं उनसे हमको अकाउंटिंग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, जैसे कि भी इसने बताया कि भी हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी यूँ कहा जाए कि भी लेन देन है, अगर वो वेरीफाइएबल है विद द हेल्प ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि भी जो भी उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू उसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में। अदरवाइज़ नहीं, कि भी सिंपथी में आके या यूँ कहा जाए कि भी दोस्ती में आके हमने इसको नहीं करना कि भी चल कोई बात नहीं बाद में करते रहना। बोले नहीं, अगर आपके पास आप जेन्युइन हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो पर्सनल बायसनेस, व्यक्तिगत पक्षपात की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास, देखिए हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इधर क्लियर हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। इनको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मैं कहूँगा परंपराएँ। ठीक है भाई, परंपराएँ। कॉन्सेप्ट्स तो ऐसा मान लो कि भी वो चीज़ हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते और ओवरऑल हमको उनको अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करना ही करना। लेकिन परंपराएं कैसी चीज़ है? परंपराएं कहते हैं कि भी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मतलब आप इनको अपने बिहाफ पे अपने लिए ईजीली मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, परंपराएं कहते हैं कि भी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मतलब आप इनको अपने बिहाफ पे अपने लिए ईजीली मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट।
देखिए ध्यान से, पहली परंपरा यानी कि कन्वेंशन हमारे पास वो है फुल डिस्क्लोजर की, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, ये हमको सिर्फ सलाह देता है, ये हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है कि हमने ऐसा करना ही है। जबकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, उनको तो फुलफिल करना ही है, उनको तो फॉलो करना ही करना है। लेकिन कन्वेंशंस सिर्फ हमको एक सलाह के जैसी दी जाती हैं, भाई देख लो ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्या कहता है भाई आपको आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली शो करनी है। मतलब कंप्लीटली शो करने का मतलब यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ना, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो भी पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं प्रेजेंट हैं, उन सब को आपने हर वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है। समझ में आई? लेकिन सर ऐसा करने से तो जो इन्फॉर्मेशन हम उनको दे रहे हैं, मतलब कोई भी आए, एक बंदा आके पूछने लगा भाई मुझे है ना आपकी सेल्स जाननी है, क्या जाननी है, सेल्स कितनी हुई, तो आप उसको उठा के अपनी वो बुक पकड़ा दो, लो भाई। मतलब उसको तो सिर्फ सेल्स चाहिए थी, लेकिन आपने उसको क्या दे दिया, आपने उसको कंप्लीट भारी भरकम बुक पकड़ा दी, जाओ भाई इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उस बंदे को वो पूरी बुक में से वो अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। क्लियर है? ये लूप होल इसका आ जाता है। लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है भाई, मानो को ना मानो, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई हाँ आपने फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है भाई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको तो वैसे आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। लेस इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे यूज़र को प्रोवाइड करानी होगी। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन टू बी शोड इन द फुट नोट्स इन द बैलेंस शीट। भाई वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है भाई जो हमारे पास फुट नोट्स के रूप में शो करी जाती है? बोले फुट नोट्स के रूप में क्यों सर? क्योंकि कहा ना अभी आपने फुल डिस्क्लोजर करना है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप बुक ऑफ अकाउंट्स में वैसे तो डायरेक्टली शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है फिलहाल। तो उनको आप क्या करोगे, उनको आप फुट नोट में डाल दोगे। जैसे कि भी कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि आकस्मिक दायित्व, मान लीजिए आपके खिलाफ को कोर्ट केस चल रहा है, तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि भविष्य में अगर ये कोर्ट केस हम जीतते हैं तो ये होगा, और नहीं जीतते हैं तो भाई हमको इतना नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? उसके बाद भाई बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, भाई आपने अगर अपने स्टॉक को वैल्यूएट करने का या डेप्रिसिएशन लगाने का या प्रोविज़न क्रिएट करने का कोई मेथड चेंज करा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में देनी होगी। मे बी आप सभी फुट नोट से तो वाकिफ़ ही होंगे। फुट नोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप अगर अकाउंटिंग की बुक देखोगे तो उसके नीचे है ना लाइन, पेज खत्म होने के बाद लाइन खींच के नीचे नंबरिंग डाल के कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो फुट नोट होते हैं। यानी कि कागज़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसको हेडर बोलते हैं और नीचे उसको फुट नोट बोलते हैं। ठीक है भाई, हेडर फुटर सुना होगा ना कंप्यूटर में भी। तो हेडर और फुटर में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उनको कहा जाता है फुट नोट। ठीक है भाई, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो कि आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्टली नहीं दे सकते, नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं, तो उनको आप फुट नोट के नीचे या फुट नोट के रूप में डालोगे। तो इनको कंटीजेंट लायबिलिटी है, और अगर आपने कोई मेथड चेंज करा है अपने किसी स्टॉक की वैल्यू का, भाई डेप्रिसिएशन लगाने का या प्रोविजन क्रिएट करने का, तो वो आपने वहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। बोले क्या, पहले कन्वेंशन में तो कह रहा था कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन दो। कौन सी इन्फॉर्मेशन दो? सारी, यानी कि पहली सलाह दी उसने तो बोले सारी इन्फॉर्मेशन दे दो यार, कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरे पॉइंट पे बोला भाई सारी क्यों देते हो यार, जिसको जो चाहिए वो दे दो। मतलब आप इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को, इंटरेस्टिंग यूज़र्स को सिर्फ वो ही इन्फॉर्मेशन दो जो उसको चाहिए। फालतू की इन्फॉर्मेशन देके क्यों अपना और सामने वाले का टाइम बर्बाद करा। यानी कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमको, इसको कहा जाता है सारता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सारता की परिपाटी। सारता की परिपाटी। मटेरियलिजेशन का मतलब होता है हमारे पास, मटेरियलिटी का मतलब होता है सारता, यानी कि कम इन्फॉर्मेशन लेकिन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही आप दें। अननेसेसरी बर्डन मत डालें, यानी कि बंदे को जब पूरी बुक पकड़ा दी हमने, ले भाई इसमें से छांट ले, तो वो बंदा तो वैसे ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा कि भाई आप यूज़र को वही इन्फॉर्मेशन दें जो उसको चाहिए, फालतू की इन्फॉर्मेशन दे के उसका टाइम वेस्ट ना करें।
नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। भाई ये है ना, इसमें से सच बता रहा हूँ, इतने एमसीक्यू जनरेट होते हैं, इतने एमसीक्यू जनरेट होते हैं कि हद से ज़्यादा। क्योंकि इस कंजर्वेटिज्म को है ना, एक दूसरा नाम प्रूडेंस नाम भी इसको दिया जाता है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको रूढ़िवादिता की परंपरा। ठीक है भाई, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, इसके अकॉर्डिंग वो एक ही बात कहता है, अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपको लॉस हो सकता है तो उसके लिए अभी से प्रोविज़न क्रिएट कर लो। ठीक है भाई, और अगर आपको लगता है भविष्य में आपको प्रॉफिट होने की संभावना है तो उनके होने तक का इंतज़ार करो। मतलब अगर आपको लग रहा है मुझे भविष्य में फ़ायदा होगा तो इग्नोर करो यार उसको जब तक नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि भी मुझे नुकसान हो सकता है तो उसका जुगाड़ आज से ही कर लो। ये हमारे पास रूढ़िवादिता की परंपरा है। नेक्स्ट, इस रूढ़िवादिता परंपरा का जो प्रभाव पड़ता है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पर, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर, तो वो प्रभाव यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले तो बात भाई देखिए, जब हमने भविष्य की हानियों को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हमारे प्रॉफिट इससे कम नहीं होंगे? प्रॉफिट्स को तो इग्नोर कर दिया हमने, लेकिन जो लॉस हो सकते हैं भविष्य में, संभावित लॉस हैं, उनको हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे सर। और बैलेंस शीट जो है ना, वो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को बहुत ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू असेट्स। क्यों सर? क्योंकि प्रोविज़न जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी ही तो बनते हैं। ठीक है, उनको लाइबिलिटी हेड में तो रखा जाता है। तो प्रोविज़न जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे तो लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएंगी, और उसके कंपैरिजन में हमारी असेट्स क्या होंगी? कम होती चली जाएंगी। तो एक समय पर ऐसा तो हो सकता है कि भी चलो आपको फ़ायदा मिल गया, भविष्य की जो हानियाँ थी उनको आपने अभी से मेट कर लिया, अब आपको फ्यूचर में जो है ना लॉस होने की संभावना अगर होती भी है तो आप संभाल लोगे अपने आप को। लेकिन ओवरऑल जो वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस है उसका क्या? यहाँ पे बंदा कहेगा, कोई भी आपकी बैलेंस शीट देखेगा, तेरा भला हो, इनमें तो प्रोविज़न ही भरे पड़े हैं यार, इसको भविष्य में इतना नुकसान होने की संभावना है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर होते हैं उनके ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और रही सही कसर कि ऐसा करने से आप इनकम टैक्स के रडार पे आ जाओगे। मतलब इनकम टैक्स वाले कहेंगे, इसको देखो पहले, ये बड़े लॉस दिखा रहा है अपने। तो यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही आपने कम दिखा दिया तो इनकम टैक्स वाले तो ढूंढेंगे ना आपको, यार इसका प्रॉफिट तो ज़्यादा होना चाहिए, कम दिखा रहा है, तो चलो वेरीफाई करते हैं इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉपर नहीं मिली तो फिर इनकम टैक्स आपको मतलब तड़पा तड़पा के इतना परेशान करेगा कि आप धरती के नीचे 7 किलोमीटर तक भी अगर आपने कोई फाइल दबा रखी होगी तो वो भी आप निकाल के खुद ब खुद दे दोगे, ये लो सर, ले जाइए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो फिर भी यहाँ पे कहते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके कन्वेंशंस के, ये इस कन्वेंशन के, कौन सी? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के। तो पहला, समटाइम्स बिजनेस में फेस अननेसेसरी ऑडिट एंड नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये बात मैं बोल चुका हूँ सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको ढूंढेंगे। नेक्स्ट, इट कैन बी कॉज ऑफ ब्लैक मनी। अरे भाई, जब आप खर्चे ही खर्चे दिखाते जाओगे, हानियाँ ही हानियाँ दिखाते जाओगे, जबकि वो हानियाँ असल में हो नहीं रही, तो क्या क्रिएट होगा? ब्लैक मनी। क्या होगा? ब्लैक मनी। इट मीन्स, मान लीजिए कि आपको, खैर आप इतने छोटे तो रहे नहीं कि मैं पॉकेट मनी मांगोगे, लेकिन फिर भी मान लो आपको घर वाले से पॉकेट मनी मिलती है, या आप खुद ब खुद ऐसा मान लो कि भी खुद कमाते हो फिलहाल, तो तनख्वाह मिली आपको 30,000 और आपने घर वालों को तनख्वाह बता दी कितनी? 20,000। तो 10,000 रुपये आपके लिए ब्लैक मनी है कि नहीं? होगा ना। या फिर तनख्वाह मिलती है आपको 30, आपने घर वालों को बता दी 30, लेकिन किसी महीने में आपने यहाँ पे ज़्यादा फालतू खर्चा बता दिया कि मेरा इतना खर्चा हो गया उधर, तो उधर से आपने रुपये में, जबकि आपका खर्चा उतना हुआ ही नहीं था। तो क्या होगा वहाँ पे? ब्लैक मनी क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आई बात। और ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, ये अंडर एस्टिमेट, ये मैं पहले बता चुका हूँ, बिजनेस की वैल्यू इससे कम होती है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे काबिल मित्रों, मेरे दोस्तों,
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। देखो, मैंने वीडियो के बीच में बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने लेक्चर के बीच में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा, ठीक है। तो इस बात पे तो एक लाइक बनता है यार, एक सब्सक्राइब बनता है यार। प्लीज़ सपोर्ट अस, हम डेफिनेटली आपके आभारी रहेंगे। तो इसी नोट के साथ फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली पीपीटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।